नमस्कार। आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और जी हाँ, आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 इन रीजनिंग फॉर IBPS RRB PO एंड क्लर्क 2020। जी हाँ, IBPS RRB PO और क्लर्क का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ चुका है। आपको एग्ज़ाम डेट्स या मंथ भी मिल चुका है और कौन कौन एलिजिबल है वो भी पता चल चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न में इसमें काफ़ी सारे सेक्शन नहीं है, सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स होते हैं। तो आपको रीजनिंग में और मैथ्स में मैक्स टू मैक्स स्कोर करना रहता है। मैक्स टू मैक्स मार्क्स लाओगे तो मैक्स टू मैक्स आपका सिलेक्शन का चांस पक्का होगा। तो जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 इन अ रीजनिंग, वो भी जस्ट 20 मिनट्स में। सिर्फ 20 मिनट में आप 40 आउट ऑफ 40 कैसे ला पाओगे उसके रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और मैं आपको फुल प्रूफ प्लान बताऊंगा इस वीडियो में कि आप 40 आउट ऑफ 40 कैसे ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्लाइड हमारा है व्हाट शुड यू हैव, आपके पास क्या होना चाहिए। व्हाट शुड यू हैव टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40। अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 चाहिए तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए। जी हाँ, ये बात ज़रूरी है कि आपको कुछ तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अब काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो अप्लाई तो कर देते हैं बट उनको एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं पता एक्चुअली, और कुछ भी पढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये IBPS क्लर्क या IBPS PO या अदर बैंकिंग एग्ज़ाम जैसा नहीं है। ये एग्ज़ाम, इसमें इंग्लिश होता ही नहीं है। तो आपको ये माइंड में होना चाहिए, इंग्लिश नहीं है तो जो नेगेटिव होने वाले चांसेस थे या फिर नहीं आने वाले चांसेस थे वो तो साइड पे ही हट गए। रीजनिंग और मैथ सबको आता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला पॉइंट एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरी चीज़, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस भी नहीं पता और आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे कि RS अग्रवाल बुक उठा ली और पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि RS अग्रवाल सभी एग्जाम का मतलब एक बुक है, कॉमन बुक है। ठीक है, उसमें से कुछ कुछ चैप्टर ही हमारे RRB के लिए टारगेटेड है, बाकी सारे चैप्टर्स SSC के लिए टारगेटेड या अदर एग्जाम्स के लिए। तो आपको वो चीज़ का नॉलेज भी होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो है बेसिक कंसेप्ट। आपको बेसिक कंसेप्ट का भी पता होना ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता तो आपको सबसे पहले जाके वो लर्न करना रहेगा कि बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है, और वो आप उसको कंप्लीट लर्न करो। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट के बिना आप स्पीड अप नहीं कर पाओगे, आप भाग नहीं पाओगे, आप दौड़ नहीं पाओगे। ठीक है, चौथी चीज़, आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर का एग्जाम एनालिसिस पता है, यानी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम एनालिसिस पता है क्या आपने वो देखा है, नहीं देखा तो वो भी देखना ज़रूरी है। पांचवी चीज़, आपको आपके पास क्या प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, क्या प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपने सॉल्व किए हैं, नहीं किए हैं तो वो करने भी ज़रूरी है। तभी तो आपको आइडिया रहेगा कि कितना लेवल होता है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तभी तो मतलब ये इतने कम समय में मतलब 40 क्वेश्चन कैसे ले पाओगे। ठीक है, छठा पॉइंट आपको क्या है, विच सेक्शन यू हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट। आपके पास ये माइंड में विजन डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करोगे। फिर आप एग्जाम में बैठ के मतलब ये सोचोगे कि मैं रीजनिंग पहले अटेंड करूँ या मैथ्स पहले अटेंड करूँ। आप वहाँ बैठ के सोचोगे, पेपर देख के सोचोगे, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। आपकी स्ट्रेटेजी, आपका डायरेक्शन बाहर से ही बन के जाता है। आप प्री प्लान होते हो, आपकी स्ट्रेटेजी प्री प्लान होती है, फिक्स्ड होती है, उसी के मुताबिक चलना रहता है। ठीक है, सातवां पॉइंट, विच टॉपिक यू हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट, इजी और डिफिकल्ट। मतलब आप एग्जाम में, चलो मान लो कि मैंने रीजनिंग सेक्शन पहले चॉइस किया या मैंने मैथ सेक्शन ऑप्ट किया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से पहले स्टार्ट करें जो आपके कम से कम समय में मैक्स टू मैक्स मार्क्स सॉल्व करके दे दें। ठीक है, तो वो चीज़ भी ध्यान रखनी है। आठवीं चीज़, स्पीड कितनी है, आपको स्पीड बनाए रखनी है। आप फिर मतलब टाइम देखने जाओगे, आप फिर इधर उधर देखने जाओगे, वो बंदा खड़ा हुआ या मैडम कुछ बोल रहे हैं या फिर इन्विजिलेटर कुछ बोल रहा है, तो वो चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, आपको जस्ट फोकस करना है अपनी स्पीड पे। नौवीं चीज़, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप टाइम मैनेज कैसे करते हो, क्योंकि आपके पास 2 सेक्शन है और टाइम कंबाइंड है। आपको ऐसा नहीं सेक्शनल टाइमिंग दे दिया गया है कि इतने टाइम तक रीजनिंग चलेगा या इतने टाइम तक मैथ्स चलेगा, ऐसा नहीं है। तो आपको सेक्शनल टाइमिंग आपको खुद से अलॉट करना है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। और 10वीं चीज़, एक्यूरेसी। डेफिनेटली एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो अटेम्प्ट करते हो वो सही होना चाहिए, फिर ऐसा नहीं कि ब्लफ कर रहे हो। ठीक है, ब्लफ करने के लिए आपके लिए तो 10 मिनट ही काफ़ी है 40 क्वेश्चन खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ब्लफ नहीं करना है, हमें जो भी अटेम्प्ट करना है सही अटेम्प्ट करना है और मैक्स टू मैक्स मार्क्स को
गेन करना है, ठीक है। तो आज मैं आपको ये सारे पॉइंट के लिए चर्चा करने वाला हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए। मैं इन सभी पॉइंट्स पे चर्चा करूँगा और इस सभी पॉइंट्स के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। अगर आप एज अ बिगिनर हो या फिर मॉडरेट हो या फिर प्रो हो, आप सबको ज़रूरत रहेगी इस वीडियो की। और आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40। आपके पास क्या होना चाहिए 40 में से 40 लाने के लिए रीजनिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट हमारी एग्जाम पैटर्न से। तो एग्जाम पैटर्न क्या है, देखिए ये है ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज़ यानी क्लर्क की एग्जाम पैटर्न, और ये ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ की एग्जाम पैटर्न, ठीक है। दोनों एग्जाम पैटर्न सेम ही है। यहाँ पे रीजनिंग होता है, यहाँ पे भी रीजनिंग होता है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी होता है। दोनों मैथ्स ही है, बट न्यूमेरिकल एबिलिटी में कैलकुलेशन ज़्यादा होता है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कैलकुलेशन कम होता है। इतना जस्ट बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन है। इन शॉर्ट आपके पास एग्जाम में दो सेक्शन आएंगे, रीजनिंग और मैथ्स। दोनों सेक्शन में 40 क्वेश्चन होंगे और दोनों सेक्शन के मार्क्स 40 मार्क्स हो जाएंगे। कुल मिलाकर आपके पास 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, 80 सवाल हो जाएंगे और 80 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। और दोनों का कंपोजिट, ये 80 क्वेश्चन आपको करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट्स। आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा। अब आपको इसको मैनेज करना है, इसको डाइवर्सिफाइड करना है कि कितने मिनट्स रीजनिंग को दे, कितने मिनट्स मैथ्स को दे, ठीक है। जनरली मेरा ऐसा मानना है कि रीजनिंग कम समय में हो जाता है, तो रीजनिंग को 18 से 20 मिनट ही देना चाहिए और बाकी बचा टाइम मैथ्स को देना चाहिए, यानी 25 मिनट्स आपको मैथ्स को देना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो इजी लगता है उसको पहले ऑप्ट करें, ठीक है। तो आपके माइंड में सबसे पहले ये क्लियर कर लेना चाहिए कि आप एग्जाम में जाओगे तो आप सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करोगे, रीजनिंग अटेम्प्ट करोगे या क्वांट अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। आपका ये विजन क्लियर होना चाहिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है। अगर आपने ये नहीं क्लियर किया है तो अभी से माइंड बना लीजिए। मेरी मानो तो रीजनिंग से पहले स्टार्ट करो, बट अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आप मैथ्स से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट रीजनिंग क्या है, सबका अच्छा होता है, सही होता है। और सबसे पहले स्टार्टिंग के सवाल आ जाए ना तो आप में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। कॉन्फिडेंस की वजह से आपको क्वेश्चन, आगे आने वाले क्वेश्चन से डर नहीं लगता और आप आसानी से टैकल कर पाते हो, ठीक है। और अगर आपने पहले ही क्वेश्चन, शुरुआत के क्वेश्चन में ही कुछ गलती कर दी तो आपको आगे के क्वेश्चन इजी भी हो फिर भी आपको दिक्कत होने की शुरुआत हो जाती है और आपको डर सा लग जाता है, ठीक है। तो शुरुआत में वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करे, ना कि डाउन करे, ठीक है। तो मैं जनरली एग्जाम में रीजनिंग को सबसे पहले प्रेफरेंस देता हूं, बट ऐसा नहीं है कि रीजनिंग ही सब कुछ है, आपको मैथ्स में भी उतना ही ध्यान देना है। तो अगर आपका मैथ्स सही है तो आपको मैथ्स भी पहले से स्टार्ट कर सकते हो, कोई इश्यू वाली चीज़ नहीं है। बट इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि रीजनिंग में 40 में से 40 कैसे लाए, तो हम बात करेंगे सिर्फ रीजनिंग सेक्शन की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने वो देख लिया, तो अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम एनालिसिस प्रीवियस ईयर्स, तो यानी 2019 का एग्जाम एनालिसिस क्या है, ठीक है। मैंने 4 शिफ्ट उठाई है, 2 दिन में एग्जाम हुआ था तो टोटल 8 शिफ्ट होगी, बट 4 शिफ्ट में काफ़ी सारा कवर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एग्जाम एनालिसिस में देखो, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पीओ में देखे जाए तो 23 मार्क, दूसरी शिफ्ट में 20 मार्क का, तीसरी शिफ्ट में 20 मार्क, चौथी शिफ्ट में 20 मार्क का। यानी यहाँ पे जो पूछा गया है वो है 5 पजल, बाकी सब में 4 पजल पूछी गई है, ठीक है। और क्लर्क में बात करें तो 21 मार्क, 20 मार्क, 17 मार्क, 15 मार्क। यानी यहाँ इन पहले 3 में कितने पजल, 4 पजल, और इस लास्ट वाले में कितनी पजल, तो 3 पजल पूछी गई है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपके रीजनिंग में पजल और सेटिंग अरेंजमेंट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप पजल और सेटिंग अरेंजमेंट में अभी तक वीक हो तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए और उस पर ज़्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। सिलोग्स और इनइक्वालिटी के लिए देखें तो देखो, तो पीओ की फर्स्ट शिफ्ट में सिलोग्स और इनइक्वालिटीज़ में मतलब सिर्फ इनइक्वालिटीज़ था, यानी मैथ्स ऑपरेशन था। दूसरे शिफ्ट में देखें तो सिर्फ सिलोग्स था, मैथ्स ऑपरेशन नहीं था। तीसरे शिफ्ट में देखें तो दोनों पूछा गया था, पीओ से सिलोग्स भी और इनइक्वालिटी भी। और चौथे शिफ्ट में देखें तो सिलोग्स पूछा गया था, इनइक्वालिटीज़ नहीं पूछा गया था। इन शॉर्ट हम एक शिफ्ट को छोड़ के ऐसा बता सकते हैं कि या तो सिलोग्स आएगा या तो इनइक्वालिटी आएगी, ठीक है। और क्लर्क में देखें तो
सिलोग्स ही पूछे हैं, इनइक्वालिटी तो एक ही क्वेश्चन है तो नेग्लिजिबल है, ठीक है। शिफ्ट 2 की देखे तो सिलोग्स नहीं पूछा था, इनइक्वालिटी पूछे थे। शिफ्ट 3 के बारे में देखे तो दोनों ही पूछा था। शिफ्ट 4 के बारे में देखे तो दोनों ही पूछा था। तो मतलब ये टॉपिक भी देखो देखो, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट तो 20 से 25 मार्क का टॉपिक है, ठीक है। सिलोग्स की बात करें तो कितने मार्क्स का टॉपिक दिख रहा है? सिलोग्स 5 नंबर का टॉपिक है और इनइक्वालिटी भी 5 नंबर का टॉपिक है। तो ये 5 नंबर कैसे है, बड़े आसान है। एक बार आपका इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना तो आप बड़े ही आसान तरीके से ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सिलोग्स के मैंने पूरा मतलब पूरा लेक्चर सीरीज बनाई है, आपको वो डिटेल से एक्सप्लेन हो जाएगी। आपको ये इसकी लिंक मैं अंत में या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके सिलोग्स ज़रूर सीख लेना। और मैंने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपको वो चीज़ भी देखनी है तो उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग भी 5 नंबर का होता है, तो यहाँ पे 5 नंबर है। दूसरी शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, तीसरी और चौथी शिफ्ट में भी 5 नंबर का पूछा गया है। ये पीओ की बात है, ठीक है। क्लर्क में देखे तो सिर्फ एक ही शिफ्ट में पूछा गया था और वो है शिफ्ट नंबर 2। बाकी तीनों शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग नहीं पूछा गया था, ठीक है। अब आता है ब्लड रिलेशन की बात, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन 5 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। काफ़ी इंप्रेसिव है। बाकी ब्लड रिलेशन जनरली से 2 से 3 मार्क में ही होता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। PO2 में पीओ की शिफ्ट 2 में 3 मार्क का, शिफ्ट 3 में 2 मार्क का, शिफ्ट 4 में 3 मार्क का। क्लर्क में देखे तो पहली 2 शिफ्ट में तो पूछा ही नहीं गया, तीसरी शिफ्ट में 3 मार्क का और चौथी शिफ्ट में भी 3 मार्क का। मतलब ब्लड रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो वो सिंबॉलिक वाली आती है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सब कुछ साथ में वाली सीरीज, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स में पूछी गई थी पहले शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में भी 2 मार्क में, तीसरे शिफ्ट में पूछी नहीं गई थी, चौथे शिफ्ट में 3 मार्क में। क्लर्क में देखे तो 5, 5, 5, 5 और 8, ठीक है। तो एक चीज समझ जाओ, अगर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है तो क्लर्क की बात, पीओ की बात करें तो वो 2 से 3 मार्क में, और क्लर्क की बात करें तो वो 5 से 10 मार्क में, ठीक है। तो क्लर्क के लिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो चीज़ भी आनी चाहिए, ठीक है। मैं बताऊंगा 40 आउट ऑफ 40 आप कैसे लाओगे। जब जस्ट हम सबसे पहले ये एनालिसिस कर ले कि प्रीवियस ईयर कैसा माहौल रहा था, 40 क्वेश्चन कहाँ से आया था, किन टॉपिक से आया था, वो टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना रहेगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट बेस यानी कोडिंग डिकोडिंग का ही एक सेक्शन है, बट उसको अलग से हमने बना दिया है। तो अल्फ़ाबेट बेस कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो वो है 2 मार्क के। फर्स्ट शिफ्ट में तो पूछा नहीं गया था, 3 मार्क में पूछा गया था और 1 मार्क में पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे 1 मार्क में, यहाँ पे 2 मार्क में, यहाँ पे 2 मार्क में। मतलब जनरली अल्फ़ाबेट बेस भी 2 से 3 मार्क का ही कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग जनरली पूछा गया है, पहले शिफ्ट में तो पूछा नहीं गया, दूसरे शिफ्ट में पूछा गया 5 नंबर में, तीसरे चौथे शिफ्ट में भी पूछा नहीं गया, ठीक है। क्लर्क में देखे तो ऑर्डर एंड रैंकिंग पहले शिफ्ट में 4 नंबर में, दूसरे शिफ्ट में पूछा नहीं गया, तीसरे शिफ्ट में 3 नंबर में और चौथे शिफ्ट में 2 नंबर में। तो आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग पर भी फोकस ज़्यादा रखना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट और ऑर्डर रैंकिंग दोनों जो है वो जनरली 2 से 3 मार्क के ही टॉपिक है, ठीक है। तो डायरेक्शन टेस्ट भी 2 मार्क में, 3 मार्क में, 3 मार्क में, 4 मार्क में, 2 मार्क में, ठीक है। तो जनरली इसका भी मोर देन 5 मार्क्स का नहीं पूछा गया, मतलब 2 से 2 to 3 अराउंड ही जम रहा है, ठीक है। और ऑड 1 आउट 1 मार्क में और 1 मार्क में, बाकी कोई शिफ्ट में पूछा नहीं गया, ठीक है। पीओ की एक शिफ्ट में पूछा गया और क्लर्क की एक शिफ्ट में पूछा गया, बाकी कहीं पे भी ये पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो ये था एग्जाम एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर कि पिछले साल कितने कितने नंबर्स में ये पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, आपको ये चीज़ पहले से ज्ञात होनी चाहिए कि पिछले साल कौन कौन से टॉपिक हैवी रहे थे। तो उस टॉपिक की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि उसमें स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा बने और आप अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप 40 आउट ऑफ 40 कैसे गेन कर सकते हो। देखो, एक चीज़ समझ जाओ, आपको रीजनिंग के 40 क्वेश्चन के लिए, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन है, ठीक है। 40 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स ही देनी है आपको। ये 40 क्वेश्चन 18 से 20 मिनट में ही खत्म करने हैं, मेरी मानो तो 18 मिनट में ही खत्म हो जाने चाहिए, बट आप 18 मिनट में नहीं खत्म कर सकते, तो मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स, उससे ज़्यादा मिनट्स इस पर डाइवर्सिफाइड नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में टाइम देख के मतलब सब कुछ सॉल्व किया करो, ऐसा नहीं है। आपको जस्ट 20 मिनट्स का रखना है काउंटर। जैसे ही 45 से स्टार्ट हो तो आपको इतना पता चलना चाहिए कि जब 25 मिनट बाकी हो तब मेरा रीजनिंग खत्म हो चुका होना चाहिए, या फिर कुछ बाकी रहा है तो भी उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि राइट मोमेंट राइट पर्सन वही होता है जो ये जानता हो कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करना है, कब वो क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना है और कब सेक्शन को लीव करना है, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे, ठीक है। क्योंकि दोनों में सेक्शनल कट ऑफ तो है ही,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे हैवी नहीं पूछता, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से पजल सिटिंग अरेंजमेंट प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। ठीक है, तो बने रहिए ना मेरी वीडियो के साथ, अंत तक देखना, मैं अंत में सारे टॉपिक्स दिखाने वाला हूँ कौन कौन से पूछे गए थे, और मेमोरी बेस्ड पेपर का लिंक भी देने वाला हूँ। ठीक है, तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपके मतलब ये देखो 23 मार्क का पूछा है तो आपको ये 10 मिनट में क्लियर कर ही देना है। तो इन शॉर्ट आपके पजल और सिटिंग अरेंजमेंट अगर 20 मार्क के पूछे जाए तो आपके वो 10 मिनट में सॉल्व होने चाहिए, और अगर आपके 15 और 17 मार्क में पूछे जाए तो आपके वो सिर्फ 8 मिनट में क्लियर हो ही जाने चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो आप टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के मतलब 4 पजल है तो 10 मिनट में बन जाने चाहिए, 3 पजल है तो 8 मिनट में बन जाने चाहिए, बन तो जाने ही चाहिए। ठीक है, सिलोक्स और इनइक्वालिटी की बात करें तो ये दोनों टॉपिक मिलकर 5 मार्क का है या कभी कभी 10 मार्क का है। ठीक है, तो एक चीज़ समझ जाओ, अगर 5 मार्क्स में आता है तो 2 मिनट में बनना चाहिए, और अगर 10 मार्क में आता है यानी दोनों टॉपिक आते हैं तो 5 मिनट में बनना चाहिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। काफ़ी लोग बोलेंगे सर ये बहुत कम टाइम है, बट यू शुड हैव टू, क्योंकि काफ़ी लोगों ने प्रीवियस ईयर ये इतने 20-20 मिनट मतलब 20-20 मिनट में, 20 मिनट भी नहीं बोलूँ, 18-18 मिनट में 40-40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लोगों ने, सब लोगों ने। ठीक है, तो आपको सिलॉग्स और इनइक्वालिटी 2 मिनट 3 मिनट, और दोनों टॉपिक पूछा है तो दोनों टॉपिक कंबाइंड में 5 मिनट में ही सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 5 क्वेश्चन 3 मिनट लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उससे नहीं देने चाहिए, 3 मिनट में वो कंप्लीट होना ही चाहिए। ब्लड रिलेशन की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन ही होते हैं, तो वो तो 1.5 या 2 मिनट में कंप्लीट हो ही जाने चाहिए। 1 मिनट में वो डायग्राम बनाएंगे, 1 मिनट में आंसर क्लियर कर दो। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पीओ में 2 ही क्वेश्चन आते हैं तो 1 मिनट में वो कंप्लीट हो जाते हैं, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो जस्ट आपको मतलब एक नंबर दे दिया गया होता है और उसमें से ही कुछ करना होता है तो आपके आंसर तुरंत आ जाते हैं। ठीक है, और अगर क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में जो है ये 5-5 नंबर में पूछा जाता है, तो आपको ये 3 मिनट में ये सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 3 मिनट में ये सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी बचे ये चिल्लर जो सवाल है, ये चिल्लर सवाल आपको सॉल्व कर देने होते हैं, मतलब बाकी बचे मिनट में, मतलब ये चीज़ देखो ये 10 मिनट, ये 5-15 मिनट, 15 मिनट, और ये दो 17 मिनट, और बाकी बचे क्वेश्चन 3 मिनट। ठीक है, तभी ये चीज़ हो पाएगा। आप ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप इतनी जल्दी सॉल्व नहीं करोगे तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको टॉपिक वाइज बताता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, जैसे कि आपने एग्जाम एनालिसिस तो देख लिया। ठीक है, आपने एग्जाम पैटर्न देख लिया, एग्जाम एनालिसिस देख लिया, तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड हम सिलेबस पहले तो जान लो कि सिलेबस कितना है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, आर एस अग्रवाल लेके कुछ भी पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं वहीं पढ़ने हैं, तभी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे और अपनी स्पीड बढ़ा पाओगे। ठीक है, हम्म, तो ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा स्पीड बढ़ा पाओगे। तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग, ये जो लेफ्ट साइड मैंने पोर्शन रखा है वो 5 मार्क्स वाला है, और राइट साइड का पोर्शन है वो है 2 से 3 मार्क वाला। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कौन से पोर्शन से पहले जाना है। ठीक है, एंड मोमेंट पे पजल बनाना मुश्किल हो जाता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना कि ये चिल्लर सवाल से पहले, ये 1 से 2 मार्क के सवाल से पहले आप पजल और सेटिंग कंप्लीट कर चुके होने चाहिए। ठीक है, अगर पीओ को ध्यान में रखें तो कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर का है। ठीक है, क्लर्क को ध्यान रखें तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 नंबर का है, 5 से 10 नंबर का। पीओ को ध्यान में रखें या क्लर्क को ध्यान में रखें, दोनों को ध्यान में रखें तो सिलोग्स 5 से 10 नंबर में है। पजल और सिटिंग 15 से 25 नंबर में है। ठीक है, तो यहाँ से कितने मार्क्स का है, तो 5 to 10 मार्क। ये कितने मार्क का है, तो 15 to 25 मार्क। और ये जनरली हमने देखा नहीं है, बट ये भी पूछा जाने की संभावना है, तो आपको इसके कंसेप्ट पता होने चाहिए। बाकी पूछे तो कर लो, नहीं पूछे तो कोई इशू नहीं। ठीक है, तो कोडिंग रिकॉर्डिंग 5 मार्क्स, ये 5 से 10 मार्क, ये 15 से 25 मार्क। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग आपका जो है वो 2 मिनट में बन ही जाना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम में फिर 3 मिनट लगा दो तो चलेगा। ठीक है, बट आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो 2 मिनट तो बनना ही चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन की जो लेवल है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, आप देखोगे। मैं आपको मेमोरी बेस्ड पेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर जाके चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मेमोरी बेस्ड पेपर की लिंक मिल जाएगी।
तो आप वो पेपर डाउनलोड करना और उसकी प्रैक्टिस करना, ताकि आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए, आपको ये लग जाए कि जी हाँ, क्वेश्चन का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं होता, तो आप कर पाओगे। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिक सीरीज काफ़ी सारा मतलब इजी होता है, आपको जस्ट उस पर फोकस करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। एक बार लैंग्वेज क्लियर हो गई, आपके वो क्वेश्चन आसानी से बनने शुरू हो जाएंगे। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज अगर 5 नंबर में पूछी है, ठीक है, 5 नंबर में, तो आपका 3 मिनट में बन जाना चाहिए। और अगर 10 नंबर में पूछी है तो आपका 5 मिनट मैक्स टू मैक्स डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। तो आपका मैंने बता दिया कि उसमें भी कितना टाइम देना है। ठीक है, सिलोग्स भी अगर आपको 5 नंबर में पूछे हैं तो 3 मिनट में बनना चाहिए, और 10 नंबर में पूछा है तो 5 मिनट में बनना चाहिए। ठीक है, सिलोग्स या इनइक्वालिटी दोनों में से कोई एक ही आएगा, और दोनों आए तो 5 मिनट में, और एक ही आएगा तो 3 मिनट में। ठीक है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जनरली क्या होता है कि आपके पास चॉइस होती है कि 3 या पजल है या 4 पजल है। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ जाओ, जो इजी पजल है उसको पहले टैकल करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ठीक है, रीजनिंग में भी सबसे पहले आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, जो आपका पॉइंट, जो आपका टॉपिक सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। जैसे कि आपका सिलोग्स और इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप सबसे पहले अटेम्प्ट उसे करोगे, ताकि आपके 5 मार्क्स कम से कम समय में सिक्योर हो। ठीक है, उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज स्ट्रांग है, तो आप ये अटेम्प्ट करोगे, ताकि आपके 10 मार्क और सिक्योर हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो। ठीक है, और उसके बाद पजल और सेटिंग अरेंजमेंट पे आ जाओ। तो उसके बाद इसमें 4 पजल है या 3 पजल है, ठीक है, तो आपको 2 पजल इजी वाले पहले बना देने हैं। ठीक है, उसके बाद देखना है कि टाइम कितना बचा है। थर्ड पजल जा रहे हो तो थर्ड पजल भी बना लो। उसके बाद भी टाइम देखना है कितना बाकी है आपका। टाइम अगर ज़्यादा बाकी है तो आप फोर्थ पजल टैकल कर लो, या तो फिर कम बाकी है तो आप पहले ये क्वेश्चन कर लो। ठीक है, क्योंकि फिर क्या होगा, 3 मिनट बाकी होगे और ये पजल कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो आप आंसर भी नहीं कर पाओगे, तो अल्टीमेटली आपको वो 5 आंसर नंबर भी नहीं मिलेंगे, और आपके टाइम भी 3 मिनट चला जाएगा। और आप ये वाले टॉपिक में से क्वेश्चन उठाओगे, तो ये टॉपिक में से क्वेश्चन अगर 2 से 3 मार्क के हैं या फिर 5 से 7 मार्क के हैं, तो वो क्वेश्चन सिंगल सिंगल क्वेश्चन होते हैं, या तो एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो आपको वो 2 से 3 मार्क तो एटलीस्ट 1 से 2 मिनट में मिल ही जाते हैं, बन ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एनालॉजी क्लासिफिकेशन आप जनरली पूछते नहीं है, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में तो है, तो पूछने की संभावना तो होती ही है। ठीक है, तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, वर्ड फॉर्मेशन है, ब्लड रिलेशन है, सीरीज टेस्ट है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको आने ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको रेडी करके रखने हैं, आपकी प्रैक्टिस जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा करनी चाहिए, और मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाए मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, और आप अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू कर दो। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि आपको करना क्या है सिलेबस के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, वीडियो अंत तक देखना, अंत में मैंने पूरा डाइवर्सिफाइड किया है कि आपको करना कैसे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, पजल्स जो पूछी गई थी पीओ में, उसकी लिस्ट है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पजल्स की लिस्ट भी दे दूंगा, पिछले साल की पूछी गई। ठीक है, जैसे कि आरआरबी पीओ के शिफ्ट 1 में स्क्वायर बेस्ड पजल पूछी गई थी 8 पीपल में, तो आपको वो पजल डेफिनेटली 2 मिनट में बन ही जाती है, इजी वाले। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं पूछते ये लोग। एज बेस्ड पजल है, तो डेफिनेटली उसमें एज कैलकुलेशन का कुछ मार्जिन होता है, तो वो 3 मिनट में बन जाती है। ये 2 मिनट में बनी, ये 3 मिनट में बनी। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट डेफिनेटली 2.5 मिनट में तो बन ही जाएगा, और सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट भी 2.5 मिनट में तो बन ही जाएगा। तो अल्टीमेटली आप 10 मिनट में ये टारगेट अचीव कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम पेपर का लेवल इतना नहीं होता, पजल का लेवल उतना नहीं होता। ठीक है, अब मेंस लेवल की पजल के साथ ये कंपेयर नहीं कर रहे हो, ये प्रिलिमिनरी का लेवल है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखो, शिफ्ट 2 का देखो, लीनियर अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल। अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल में डरना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे पजल मैंने सॉल्व किए, आपको वो देखने हैं तो मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पजल फॉर प्रीलिम्स नाम से, वो प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेकआउट करना। ठीक है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट फेसिंग इनसाइड आउटसाइड, वो भी करो। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट 9 पीपल वाला फेसिंग नॉर्थ। रैंडम अरेंजमेंट पजल 8 पीपल, नेम एंड ईयर। ठीक है, उसी तरह शिफ्ट 3 में पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट पूछा था, 2 लाइन वाला, ऐसा और ऐसा सामने। ठीक है, उसी प्रकार सर्कुलर स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट पूछा था। वो तो मतलब आसानी होता है, मंथ वेज पजल और बॉक्स फॉर्म पजल। फ्लोर पजल, सिंगल रो सिटिंग अरेंजमेंट, बॉक्स पजल, डे बेस पजल। तो इस प्रकार से पजल होता है, और पजल का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं होता कि आपको ज़्यादा टाइम लगे। ठीक है, बट अनटिल और अनलेस अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको टाइम तो लगने वाला है, तो आपको टाइम में दिक्कत होने वाली है।
ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करो और आप प्रैक्टिस घर पे हो तब पहले कर लो, ठीक है। आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स तो है ही, तो आप प्रैक्टिस जितनी चाहे उतनी कर सकते हो, ठीक है। दिन में आपको एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स तो आपको देने ही हैं। मैंने आपको एग्जाम पैटर्न में बताए ही हैं, जो स्टडी प्लान मैंने आपको अपलोड किया था, अगर आपने वो स्टडी प्लान नहीं देखा है तो वो भी देख लेना चाहिए। मैं आपको लिंक छोड़ दूंगा आई बटन पे, आप आई बटन पे क्लिक करके स्टडी प्लान देख लेना, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डेफिनेटली छोड़ दूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए और आगे बढ़िए। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये पजल पूछी गई थी क्लर्क में, तो फ्लोर बेस्ड पजल, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल पजल, पैरेलल रो पजल, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, मंथ बेस्ड पजल, स्क्वायर बेस्ड पजल, पैरेलल पजल, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल पजल, स्क्वायर बेस्ड सेटिंग अरेंजमेंट, मंथ बेस्ड पजल, बॉक्स फॉर्म पजल, सर्कुलर बेस्ड पजल, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट और रैंडम पजल, ठीक है। तो ये पजल आपको ऐसी पजल, इतने टाइप्स की पजल तो आपने मस्ट एटलीस्ट 5 के सेट्स तो सॉल्व किए ही होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि अब आप 40 आउट ऑफ 40 कैसे गेन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मेरी माना तो दो तरीके के पर्सन होते हैं, या तो पजल से स्टार्ट करने वाले पर्सन होते हैं, या तो सिलॉग्स और इनइक्वालिटीज से स्टार्ट करने वाले पर्सन होते हैं, ठीक है। जो पजल से स्टार्ट करने वाले होते हैं ना, उनको ये आइडिया रखना है, अगर 4 पजल है तो 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए काम, ठीक है। और जो सिलॉग्स और ये इनइक्वालिटी वाले हैं, उनको पता होना चाहिए कि आपका काम 3 मिनट में होना चाहिए। अगर सिर्फ 5 क्वेश्चन है तो, अगर 10 क्वेश्चन है तो आपका काम 5 मिनट में ख़त्म होना चाहिए, कि आपको ये टॉपिक 5 मिनट में कवर करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आता है पजल के बाद कोडिंग डिकोडिंग वाला। तो कोडिंग डिकोडिंग कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज सेम, अगर 5 मार्क में है तो 3 मिनट लगना चाहिए, और अगर 10 मार्क में है तो 5 मिनट लगना चाहिए, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग 3 मिनट में कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लड रिलेशन, वो 2 से 3 मार्क में आता है, तो 1.5 मिनट में या 2 मिनट में बन ही जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद होता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट या ऑर्डर एंड रैंकिंग, तो ये भी आपका 2 से 2 मिनट 2 से ढाई मिनट में बन ही जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है वन लाइनर क्वेश्चन, जैसा कि मतलब कोडिंग डिकोडिंग के आगे फिर वो अल्फ़ाबेट वाले आ गए, ऑड वन आउट आ गए, तो वो बाकी बचे मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो बाकी टाइम में कंज्यूम कवर हो जाना चाहिए। तो इन शॉर्ट ओवरऑल आपको कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है और आप कैसे 40 आउट ऑफ 40 गेन कर पाओगे, आपको फंडा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि पजल अगर 20 क्वेश्चन है तो 10 मिनट, कोडिंग रिकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन है तो 3 मिनट, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन है तो 1.5 मिनट, मिसलेनियस बाकी बचा, ठीक है। ये कितना 25 क्वेश्चन हो गया तो 15 क्वेश्चन हो गए, और ये कितना मिनट हो गया तो 13 मिनट और 14 मिनट और 15 मिनट, ठीक है। तो ये 7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 15 क्वेश्चन। तो आपको एटलीस्ट ये सारा ध्यान में रखना चाहिए, और आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो आप 40 आउट ऑफ 40 डेफिनेटली गेन कर पाओगे, 40 आउट ऑफ 40, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि 40 आउट ऑफ 40 कैसे गेन करना है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक चीज़ समझ लो। अब मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपको रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 गेन करना है तो आपको कौन सा मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एग्जाम पैटर्न का कंप्लीट नॉलेज हो जाना चाहिए, जो इस वीडियो के बाद मेरे ख्याल से आप सबको मिल गया होगा कि एग्जाम पैटर्न का नॉलेज आपको मिल गया, यानी पॉइंट नंबर 1 आपने कंप्लीट कर दिया, इसको टिक मार्क कर दिया, ठीक है, डन। दूसरा, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, आपने ये वीडियो में सिलेबस भी देख लिया तो आपका पॉइंट नंबर 2 भी डन हो गया। तीसरा, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो ये कंसेप्ट आपको मैं मानता हूँ कि पता होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप फ्रेशर्स हो तो ही नहीं पता होगा, तो बेसिक कंसेप्ट के लिए आपको डेफिनेटली कुछ करना चाहिए ताकि आप बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर कर सकें, ठीक है। चौथा है प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस, तो वो मैंने आपको दिखाया वीडियो में, तो आपको ये भी कंप्लीट हो गया, प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस। पांचवा है प्रीवियस ईयर्स पेपर, तो पिछले साल के पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में है ना लिंक दे दूंगा, आप वो लिंक पे जाके प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड कर लेना, तो आपको ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, एटलीस्ट 2 टाइम्स वो पेपर सॉल्व कर ही देना, ठीक है। छठा है विच सेक्शन यू हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट, आप डिसाइड कर लेना अब कि कौन सा सेक्शन आपको अटेम्प्ट पहले करना चाहिए, तो आपका ये सेक्शन भी हो गया है, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आपका ये डायरेक्शन भी क्लियर हो चुका है। सातवां है कौन से टॉपिक से आपको पहले पसंद करना है और इजी और डिफ़िकल्ट पे पहले जाना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये वीडियो के अंत तक आप ये भी डिसाइड कर लोगे कौन सा टॉपिक आप पहले अटेंड करोगे, ठीक है। आठवां है स्पीड,
स्पीड कैसे आएगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप 2 महीने में यानी एटलीस्ट 65 डेज में कितने प्रैक्टिस करते हो। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये 40 क्वेश्चन जो है ना, 40 क्वेश्चन वो जस्ट 15 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी मिलते हैं। ठीक है। नौवा, टाइम मैनेजमेंट आपको ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। आप फिर बिंदास करते रहोगे। देखो, आता सबको होगा, बट अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाओगे? तो घर पे बैठ के जब आप वीकेंड पे, एटलीस्ट वीकेंड पे मॉक टेस्ट एक तो देना, और अंतिम 15 डेज में 15 मॉक टेस्ट तो होनी चाहिए। ठीक है। 15 दिन 15 मॉक टेस्ट, 15 दिन 15 मॉक टेस्ट। ठीक है। तभी आपका जाके स्पीड और टाइम मैनेजमेंट रेडी होगा। ठीक है। और 10वीं चीज़ एक्यूरेसी। आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको रिजल्ट से पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो आपको वो इम्प्रूव करनी चाहिए, और डे बाय डे वो इम्प्रूव होगी, प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी एक्यूरेसी इम्प्रूव होने वाली नहीं है। तो ध्यान रखना, आपको टॉपिक आता है, प्रीवियस ईयर पिछले साल भी आपने दिया था, आप हो गया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस साल भी हो जाओगे। तो आपको प्रैक्टिस करती रहना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है। तो सीधी बात है, ये सारे मुद्दों पे आपको सोचना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तभी आप जाके सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है और मुझसे पूछना चाहते हो तो आपको मेरे इंस्टाग्राम के आईडी पे मुझे फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं मैक्स टू मैक्स टाइम अवेलेबल होता हूँ। ठीक है। तो इंस्टाग्राम की आईडी है IBPS_गुरुजी। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और ऐसा ही वीडियो मैंने मैथ्स के लिए भी बनाया है, उसमें भी आपको एग्जाम एनालिसिस मिल जाएगा, मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाएगा, और स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। तो आपको वो वीडियो भी ज़रूर से चेकआउट करना चाहिए। आपको एंड स्क्रीन पर वो वीडियो आ ही गया होगा। अंत में इतना ही कहूँगा, वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।